हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम कंपनीज एक्ट को देखेंगे। वैसे तो कंपनी एक्ट काफी बड़ा है, लेकिन हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में कंपनी एक्ट का केवल एक इंट्रो दे रखा है और बाकी का कंपनी एक्ट हम इंटर या फाइनल लेवल पर पढ़ते हैं। कंपनी की पूरी बुक है इंटर में। आओ देखें। तो जनाब, कंपनी एक्ट जो है 2013 में इनेक्ट हुआ था। इससे पहले चलता था कंपनी एक्ट 1956। अब सुनना, पहले तो कंपनी एक्ट बनने से पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है हम पे सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के बारे में आपको पता ही है, एक आदमी जो अपना बिजनेस करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं प्यार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सोल प्रोप्राइटर में दिक्कत ये आती है कि एक इकलौता आदमी क्या क्या करे, कहाँ तक मैनेजमेंट करे, कहाँ तक पैसा लगाए। तो उसके लिए आया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कई सारे लोग मिलकर काम करते थे, मैनेजरियल टैलेंट मिल जाता था, पैसे वैसे मिल जाते थे और सब लोग एक दूसरे के बिहाफ पर काम कर लेते थे। उसके बाद दिक्कत ये आने लगी, पार्टनरशिप फर्म उतनी बड़ी नहीं हो पाती थी, क्योंकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर 50 हो सकते हैं, आपको पता ही है। तो मतलब पार्टनरशिप फर्म उतनी बड़ी नहीं हो पाती थी। या पार्टनरशिप की दूसरी कमी थी कि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, लोगों का पैसा बहुत डूबता था। मैंने पार्टनरशिप में चाहे पैसे लगाए हो ना लगाए हो, मेरी घर प्रॉपर्टी बेचकर भी पार्टनरशिप के पैसे रिकवर कर लिए जाते थे। पार्टनरशिप में काफी अलग अलग तरह की काफी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से बाद में एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, जिसे हम प्यार से बोलते हैं कंपनी। आपको पता ही है, कंपनी कंपनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कई सारे लोग साथ मिलकर पैसा लगाएं और साथ मिलकर काम करें। कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं आर ट्रू ओनर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट कंपनीज एसेट। मैं कंपनी के एसेट को अपने नाम पे इंश्योर नहीं करवा सकता, क्योंकि कंपनी अलग है, इंसान अलग है। सुनना, पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक जिसमें एक जान होते हैं। पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक जिसमें एक जान होते हैं। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से अलग नहीं देखा जाता, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं देखा जाता, दोनों को हम साथ में देखते हैं। लेकिन एक कंपनी और उसका मेंबर अपने आप में अलग अलग होते हैं। कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है, मेंबर की एक अलग पहचान होती है। तो ये चीज थी कंपनी के बारे में। सुनना, एक बात बताओ, कंपनी जो बनती है, पब्लिक कंपनी जो बनती है, वो हजारों करोड़ों रुपए से बनती है। तो क्या एक बंदा पैसा लगा देगा? नहीं ना, बहुत सारे लोग साथ मिलके पैसा लगाते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। सुनना, मेरे पे एक बहुत तगड़ा बिजनेस है, बिजनेस आइडिया है मेरे पास, लेकिन मेरे पे पैसा नहीं है। क्या मैं सोल प्रोप्राइटर खोल सकता हूँ? नहीं। एच तो बचपन से आती है, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नहीं है मेरे पे। पार्टनरशिप के लिए मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे बिजनेस में खुले हाथ पैसा लगा सके। तो पार्टनरशिप मेरे लिए बनी नहीं है। अब मेरे पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से उठाऊं? पैसा उठाएंगे हम कंपनी के तौर पर। कंपनी बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे शेयर होल्डर से थोड़ा थोड़ा पैसा उठाती है। अगर सपोज 100 लोग 100 रुपए भी दें, 10,000 रुपए तो ऐसे ही हो गए। अच्छा, 100 छोड़ो, अगर मैं 10,000 लोगों से भी 100 रुपए लूं, 10,000 लोगों से 100 रुपए लूं, तो 10 लाख हो गए ना। तो इस तरह से कंपनी पैसा उठाती है। जब मेरे पास बिजनेस आइडिया हो, बहुत अच्छी कंडीशन में, मेरा आइडिया भी अच्छा हो, लेकिन पैसों की शॉर्टेज हो या कुछ अलग तरह की दिक्कतें हो, ऐसी कंडीशन में हम कंपनी की तरफ जाते हैं, क्योंकि कंपनी ऐसी कंडीशन में काफी अच्छा काम करती है। आओ देखें। तो जनाब, कंपनी एक्ट कहाँ का एप्लीकेबल होता है? सारी कंपनियों पे होता है, साफ सीधी बात है। जो कंपनी इस एक्ट में बनी है, प्रीवियस कंपनी लॉ हमने पढ़ाई 1956 में आया था, वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या जितनी भी जो भी कंपनी है, ये सब आप लिस्ट देख सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। इन सारी कंपनियों पर कंपनी एक्ट अप्लाई होता है। अब सुनो, किसी कंपनी का अगर खुद का एक्ट है, तो क्या वो उस एक्ट की सुनेंगी या कंपनी एक्ट की सुनेंगी? जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA एक्ट है, पढ़ा है आपने बीसीके के चैप्टर 6 में। बीसीके चैप्टर 6 में पढ़ते हैं कि नहीं, चैप्टर 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है कि IRDA जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जनाब, ऐसी सिचुएशन में क्या था IRDA, पता नहीं, फुल फॉर्म देख लेंगे, वो छोड़ो, वो मेरा मुद्दा नहीं है। IRDA जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट करता है। तो IRDA ने एक एक्ट बना के रखा, कंपनी एक्ट ने भी एक एक्ट बना के रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले किसकी सुनेंगी, IRDA की या कंपनी एक्ट की? सुननी तो दोनों की है, लेकिन पहले किसकी सुनेंगी, IRDA के एक्ट की या फिर कंपनी एक्ट की? तो वो अपने रिस्पेक्टिव एक्ट को पहले लेते हैं। सुनना सुनना सुनना, अगर किसी कंपनी का खुद का भी एक्ट है और कंपनी एक्ट भी है, तो वो अपने एक्ट को पहले लेंगे, कंपनी एक्ट बाद में आएगा। ठीक है, आओ। अच्छा, ऐसे ही सेबी और कंपनी एक्ट में सेबी ऊपर है, कंपनी एक्ट बाद में। आओ देखो, सुन।
तो जनाब कंपनी की डिफाइन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है, लॉ ने बनाया है। लॉ ने जब जन्म दिया है तो लॉ ही खत्म कर सकता है, लॉ के अलावा कोई और खत्म नहीं कर सकता। सेपरेट आइडेंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मैं कंपनी के एसेट को अपने नाम पर इंश्योर नहीं करवा सकता। परपीचुअल सक्सेशन होता है, भले ही आज सारे मेंबर मर जाएं, भले ही आज सारे मेंबर मर जाएं, कंपनी चलेगी क्या? हाँ, चलती रहेगी। कॉमन सील होती है, कॉमन सील मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। आज की डेट में कॉमन सील रखना काफी ऑप्शनल हो गया है। 2015 का अमेंडमेंट के बाद से कॉमन सील रखना ऑप्शनल हो गया है। पहले कॉमन सील थी कंपलसरी। जब उन्होंने अमेंडमेंट करा तो उन्होंने शब्द हटा दिए, एंड कॉमन सील हटा दिया। इन शब्दों को हटा देने से ये फर्क पड़ा कि कॉमन सील रखना पहले मैंडेटरी था, अब हो गया वो ऑप्शनल। ठीक है, बात खत्म। अपने को क्या दिक्कत है? आओ देखो, एक्ट डिफाइन द टर्म डिफरेंटली। 220 ऑफ सेक कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है कंपनी मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस एक्ट में अंदर बनी हो या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर बनी हो। आपको पता ही है ये लोग कितने आलसी होते हैं, तो उन्होंने बोला कंपनी मतलब वो जो 2013 के एक्ट के तहत बनी हो या 1956 एक्ट के तहत बनी हो। हमें इससे ज्यादा कंपनी को कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें तो पढ़ना है ना मीनिंग कंपनी का। तो कंपनी फीचर पढ़ते हैं, मीनिंग अपने आप समझ आए। फीचर मतलब होता है कंपनी एक्चुअल में है क्या। तो देखो, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। आप अपने नाम पर लोन ले लो, कंपनी के नाम पे थोड़ी लिया, या कंपनी ने लोन लिया तो वो अपने मेंबर्स के नाम पे थोड़ी लिया, अपने एम्प्लॉय के नाम पे थोड़ी लिया। कंपनी ने जो लोन लिया वो कंपनी के नाम पर लेगी, आप जो लोन लोगे वो अपने नाम पर लोगे। कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं। ठीक, देखो कंपनी की है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनर अगर लोन ले रहा है तो पार्टनरशिप के नाम पर लेगा, और पार्टनरशिप अगर लोन ले रही है तो ऐसा माना जाएगा कि पार्टनर लोन ले रहा है। एलएलपी का केस अलग है, एलएलपी एक अलग ही चीज रही। एलएलपी इन दोनों का मिक्सचर है। एलएलपी में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी होती है, और मतलब काफी मतलब एलएलपी एक अलग चीज है। एलएलपी को यहाँ पे मत जोड़ना। पढ़ो, सुनो। तो कंपनी की होती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी की आइडेंटिटी अपने आप में अलग होती है। सुनो, तो सुनना 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 कहाँ गया? एक चीज दिखानी थी। हाँ देखो, ये रहा मैकाउरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस सुनना और ढंग से जवाब देना। कंपनी है एक पर्टिकुलर कंपनी है। इस कंपनी के एसेट है एक एसेट, ठीक। और ये बंदा है मैकाउरा। इस बंदे ने क्या करा, इस एसेट को अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया। मैकाउरा ने इस पर्टिकुलर एसेट का इंश्योरेंस अपने नाम पे करवा लिया, और मैकाउरा जो है वो इस कंपनी के 99% शेयर होल्ड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर 99% शेयर होल्ड करता है। अच्छा, 100% कर सकता है क्या? नहीं। 100% करेगा तो फिर ओपीसी नहीं हो जाएगी, वो तो अलग केस हो गया ना। अब सुनो, 99% शेयर होल्ड करता है, चलो 100 भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कंपनी है तो कंपनी है। अब जनाब सुनो, मैकाउरा शेयर होल्ड करता है इस कंपनी के। मैकाउरा ने इंश्योरेंस करवा लिया इस पर्टिकुलर एसेट का अपने नाम पर। अब कल को ये एसेट खराब हो जाती है। एसेट किसकी है? कंपनी की। एसेट है कंपनी की, इंश्योरेंस किसने कराया? मैकाउरा ने। और मैकाउरा जो है कंपनी का 199% ओनर है। ऐसी कंडीशन में मैकाउरा ने इंश्योरेंस करा रखा है एसेट का। कल को ये एसेट जल जाती है, कल को एसेट जल जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी कवर देगी या नहीं देगी? इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी मैकाउरा के नाम पर ही तो इंश्योरेंस है, इनकी एसेट थोड़ी जली है, एसेट तो कंपनी की जली है ना, एसेट तो कंपनी की जली है ना। सोचो, कंपनी की एसेट जली है ना। कंपनी और मैकाउरा अलग अलग है, भले ही वो 99% ओनर है। शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ अ कंपनी बट नॉट ओनर ऑफ कंपनीज एसेट। तो जिस बंदे का इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में, जिस बंदे की इंटरेस्ट से मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हें बहुत चाहता हूँ, वो वाला इंटरेस्ट नहीं, हक बोले तो ओनरशिप, जिस बंदे की ओनरशिप ही नहीं है, वो बंदा कैसे क्लेम कर सकता है किसी चीज पर इंश्योरेंस? अच्छा, जब हम इंश्योरेंस एक्ट पढ़ते हैं, मतलब इंश्योरेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो हमें वहां पे बोला जाता है कि इंश्योरेंस केवल अपनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाली चीज पर किया जा सकता है। मतलब कोई और मेरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। मैं केवल उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकता हूँ जिसका मेरे पास राइट है, और किसी चीज का इंश्योरेंस नहीं करा पाऊंगा। तो ये वाला केस है। देख सकते हैं आप कि एक मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी की प्रॉपर्टी में।
शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ अ कंपनी बट नॉट ओनर ऑफ कंपनीज एसेट। आओ देखो, 4 मेंबर जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, चारों मेंबर टपक गए, कंपनी चलेगी या बंद होगी? कंपनी विल गो ऑन। इसका मतलब है परपीचुअल सक्सेशन का, मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी विल गो फॉर एवर, कंपनी चलती रहेगी। परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है आगे बढ़ते चले आना, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती जाती है कंपनी। कंपनी लॉ ने बनाई है तो लॉ ही खत्म करेगा, लॉ के अलावा कोई और नहीं खत्म कर सकता, इसको बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। यहां पर से केस लॉ आता है 4 मेंबर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, सारे मेंबर खत्म हो गए कंपनी के, कंपनी बंद क्या? नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, कुछ भी हो जाए कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी तब तक बंद नहीं होगी जब तक लॉ बंद ना कर दे, भले ही गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो कंपनी का, वो हमारा मैटर नहीं है। कंपनी बंद तभी होगी जिस दिन लॉ बोल देगा। और देखो, कंपनी में होती है लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, 3 तरह की कंपनी होती है हमारे पास, एक तो होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी को छोड़कर किसी भी केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। अगर मैं गारंटी की बात करूं तो गारंटी वाली कंपनी में पैसा केवल तब मंगा सकते हैं जब कंपनी बंद हो रही हो। जब कंपनी बंद हो रही हो केवल ऐसी सिचुएशन में आप पैसा मंगा सकते हो, वरना आप पैसा नहीं मंगवा पाओगे। सुनना, लेकिन कितना पैसा मंगवा सकते हो? जितना 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 उसने बोल रखा है, उससे 1 रुपया फालतू नहीं मंगवाओगे। सुनो बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनो। अनलिमिटेड कंपनी में तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो ही गई, इसमें कोई शक है नहीं। अगर मैं बात करूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी केवल उतना पैसा मंगा सकती है जितना उसने गारंटी देके रखा हो, और वो भी कब मंगा सकती है? जब कंपनी बंद हो रही हो, बीच बीच में बिल्कुल नहीं मंगा पाएगी। मतलब मैंने बोल के रखा है मैं कंपनी को 1 लाख रुपया दूंगा जब कंपनी बंद होगी, तो कंपनी जिस दिन लिक्विडेट होगी यानी बंद होगी उसी दिन ही मैं 1 लाख रुपया दे पाऊंगा, उससे पहले कंपनी मेरे से पैसा नहीं मंगा पाएगी। अगर मैं बात करूं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, तो लिमिटेडली मतलब लिमिटेड तरीके से, जो मतलब कंपनी लिमिटेड है, मतलब 10 का शेयर है मेरे पास और मैंने 7 रुपए दे के रखे हैं इसके ऑलरेडी, 10 में से 7 दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए, तो मेरे से कितना मंगाया जा सकता है? सिर्फ सोचो सोचो सोचो, मेरे से कितना मंगवाया जा सकता है? मेरे से केवल 3 रुपया मंगाया जाएगा, 3 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं मंगाया जा सकता। देखो, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, इससे ज्यादा मेरे से कोई मंगा सकता है क्या? नहीं। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैंने 10 में से 7 रुपए दे दिए, कोई कोई नहीं है, कोई भी किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि मैं मेरे से 3 रुपए से 1 रुपया फालतू मंगा ले। प्रीमियम को हटाकर, प्रीमियम की बात नहीं करूंगा, जैसे 10 रुपए, 10 प्लस 2 का शेयर होता, 12 रुपए का शेयर होता, तो अब मेरे से 5 रुपए मंगाए जा सकते थे, उसमें कोई शक नहीं है। प्रीमियम वाली बात अलग रही ना, प्रीमियम को क्यों, मतलब प्रीमियम भी उसमें आता है अनपेड वैल्यू में। मैंने बात करी अनपेड वैल्यू की, ये नहीं बोला अनपेड फेस वैल्यू। 10 रुपए फेस वैल्यू होती है ना, और अगर मैं वो प्रीमियम लगा दूं तो 12 रुपए शेयर की वैल्यू हो गई ना शेयर में, वो चीज। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, लॉ ने उसे राइट दिए हैं, लॉ ने राइट दिए हैं उसे सारे इंडिविजुअल के, लॉ ने उसे राइट दिए हैं सारे इंडिविजुअल के। कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ले, एसेट खरीद ले, कंपनी की एसेट ही कंपनी के नाम पे होती है। मैं बोला शेयर होल्डर आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी एसेट। कंपनी का बैंक अकाउंट हो सकता है, होता है, कोई शक की बात नहीं है। कंपनी लोन वोन ले सकती है, ये सब चीजें आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कंपनी जेल जा सकती है? कैसे जा सकती है? खुद सोचो, इलॉजिकल बात क्यों कर रहे हो? कंपनी शपथ ले सकती है क्या? नहीं, उसके आदमी तो चलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द ब्रेन ऑफ अ कंपनी, ये सब चीज। क्या कंपनी शादी कर सकती है? आओ हम कंपनी शादी कर लें, हमारा बच्चा कंपनी होगा। क्या बात कर रहे हो? कंपनी प्रोफेशन वगैरह, क्या इलॉजिकल बात हो रही है, छोड़ो। आओ देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका मतलब जिसका दिमाग वगैरह जो होता है वो सब उसके एजेंट कंट्रोल करते हैं। मतलब मैं बोलूं तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन वो काम थोड़ी कर लेगी अपने आप, कंपनी खुद थोड़ी चल लेगी, उसे एक ह्यूमन एजेंट चलाता है। ह्यूमन एजेंट तो जैसे कि डायरेक्टर हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, अपने सीएस हुए, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, ये सब लोग इसमें आ जाते हैं। देखो, कॉमन सील, कॉमन सील आपको पता ही है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर हम कहते हैं कॉमन सील को। 2015 में एक अमेंडमेंट आया था जिसने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया, ये शब्द हटाकर, एंड द कॉमन सील कंपनी की डेफिनेशन से हटाकर इन्होंने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया। अब अच्छा चलो ऑप्शनल कर दिया,
अब कैसे करा जाए, कंपनी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई तो करना है, कैसे करा जाए। तो अगर 2 डायरेक्टर साइन कर दें या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा मान लिया जाता है कि चीज वैलिड है, मतलब डॉक्यूमेंट वैलिड है। चलो अब कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, ये है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है। एक सेकंड रुकना बस, पानी पी लूं, 2 मिनट रुकना बस। हाँ तो सुनो, कॉर्पोरेट व्हील, व्हील का मतलब होता है पर्दा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, वो वाला पर्दा। पर्दे का मतलब होता है कंपनी के मेंबर्स पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। जब कोई बंदा बाहर से देखेगा तो उसे बस कंपनी दिखेगी, और पर्दे के पीछे देखेगा तो मेंबर्स दिखेंगे। इसी वजह से बोला जाता है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। अगर कोई लायबिलिटी कंपनी की है, अगर कोई लायबिलिटी कंपनी की है, तो वो लायबिलिटी किसी बंदे पर नहीं आ सकती। सुनना, मैंने मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाया, सपोज एशियन पेंट में मैंने पैसा लगा दिया। अब ऐसी सिचुएशन में कल को एशियन पेंट ने कहीं से लोन लिया। अब सुनना, मैंने एशियन पेंट का शेयर लेके उसमें पैसा लगा दिया, मैं तो एशियन पेंट का ओनर बन गया, ये है, एक शेयर लेकर भी मैं ओनर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, एशियन पेंट ने लोन लिया और वो लोन हो गया फेल, मतलब लोन रिपे नहीं कर पाए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या वो मेरे से, क्या कोई बंदा आके मेरे से पैसा मांगेगा कि आपके पास पूरा एक शेयर है उस कंपनी का, मेरे को मेरा लोन दो? नहीं ना। या फिर उसके एम्प्लॉय को पर्सनली केस कर सकता है? नहीं ना, एम्प्लॉय को पर्सनली केस नहीं कर सकते आप, ना ही आप शेयर होल्डर वगैरह को किसी को पर्सनली केस कर सकते हो। आपका केस जो होगा वो कंपनी के नाम पर चलेगा और कंपनी के नाम पर ही चलना चाहिए, साफ सीधी बात है। तो कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, यहाँ से वो समझ में आता है हमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये वाला पॉइंट जोड़ के रखना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हाँ मतलब या जो भी है, तो इस वाली चीज से जोड़ के रखना है इसको जरा। आओ देखो, सुनो, जैसे सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस, सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस, ये सैलोमन है, ये कंपनी है, सैलोमन के पास 99.99% शेयर है, तो इसे भी हम 99% शेयर दे देते हैं कंपनी के, दे दिए लो, चलो शेयर नहीं है, बात ही खत्म। अब सुनो, कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर कितने के इशू करे, 10,000 रुपए के, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपए मतलब जितने की भी करे, 10,000 मान ले रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, 10,000 रुपए के वो इशू करे, ये सारी फिगर्स इमेजिनरी है, उससे कंपेयर मत करना, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 10,000 के शेयर लिए सेलोमन से, मतलब सेलोमन ने कंपनी से 10,000 के डिबेंचर ले लिए, डिबेंचर, और 1% जो वो थे, 1% जो शेयर है वो मान ले रहा हूं मैं 3,000 रुपए के, ठीक है, अपने को क्या दिक्कत है, रुपए बोल रहा हूँ, रुपए, 3,000 शेयर नहीं, 3,000 रुपए, ये भी रुपए है, रुपए, ठीक है। अब सुनो, हुआ क्या, कंपनी डूब गई। अब कंपनी के पास पड़े हुए हैं 6,000 रुपए, नहीं 11,000, 11,000 मानते हैं, कंपनी के पास अभी पड़े हुए हैं 11,000 रुपए, ठीक। अब ये क्रेडिटर चाहते हैं कि सैलोमन तो ओनर है, सैलोमन तो ओनर है, पहले हमें हमारे 3,000 रुपए दे दो, उसके बाद सैलोमन अपना देखता रहे, मतलब पहले हमें हमारे 3,000 दे दो, सैलोमन अपने 10,000 के बदले 8,000 रुपए क्लेम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात पर सैलोमन ने केस ठोक दिया अपनी ही कंपनी पर, सैलोमन ने अपनी ही कंपनी पर केस ठोक दिया, इस वजह से इसका नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमान कंपनी लिमिटेड, ठीक। अब सुनना, जब इस तरह से कंडीशन में लिखा होता है ना, तो पहला वाला केस करता है, दूसरे वाले पर केस होता है, ये वाली चीज, ठीक। अब सुनो, 11,000 रुपए है ना मेरे पे, अब सुनो, पहले डिवेंचर पे होगा या शेयर, डिवेंचर पहले पे होगा या शेयर, सीधी बात है, डिवेंचर को हम पहले पे करते हैं, शेयर बाद में पे होता है, इसमें तो आपको कोई शक की बात है ही नहीं, तो देखने वाली बात ही नहीं है, तो पहले डिवेंचर पे होगा, उसके बाद शेयर,
एक सेकंड रुकना बस। हाँ, तो पहले डिवेंचर पे होगा, उसके बाद शेयर। अब सुनना, ये लोग बोल रहे हैं कि पहले हमें पे कर दो क्योंकि सैलोमन इज द ओनर ऑफ द कंपनी। इस वजह से बोलते हैं कि एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ, चलो चलो चलो। तो ये बोलते हैं कि सैलोमन ओनर है कंपनी का, इसलिए पहले हमें पैसा दो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सैलोमन को पहले पैसा मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है डिवेंचर का पहले पेमेंट होता है, शेयर का बाद में पेमेंट होता है। तो ये 11,000 में से पहले 10,000 इसको दिए जाएंगे और 1,000 रुपए बचे हुए इसको दिए जाएंगे इन 1% वालों। इसमें शक की बात तो नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सैलोमन एक वो है डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्ड मतलब कंपनी को अलग देखो, उसके पर्सन को अलग देखो, कंपनी के मेंबर को अलग देखना है, इतनी बात है, ठीक। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट ये रहा, देखो। कॉर्पोरेट इंसुलेशन यानी कि अगर कोई गलती कंपनी करेगी तो उसके लिए उसके मेंबर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, या कोई गलती अगर मेंबर करते हैं तो उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक। बात करो, आओ सुनो। आगे चलें आगे। एक सेकंड रुकना बस, सॉरी। ठीक है, सुनो। कॉर्पोरेट वेल को उठाना। कॉर्पोरेट व्हील को उठाना किस कंडीशन में? पर्दे को उठा दिया जाएगा और देखा जाएगा कि पीछे वाले लोग, कि मेंबर जो थे वो काम कर रहे थे या कंपनी काम कर रही थी। ऐसा किन कंडीशन में हुआ? सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि कंपनी फ्रेंड है या एनिमी। ये सुनना, ग्लेमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी, इसका केस भी बताऊंगा, अभी सुनो। अगर मेरे को ये चेक करना है, क्योंकि कंपनी का तो कोई दिमाग होता नहीं है, ह्यूमन ही तो उसका दिमाग चलाते हैं, ह्यूमन ही तो उसका काम चलाते हैं। दैट्स वाई कंपनी को अगर हमें चेक करना है कि मेंबर, उसके जो मेंबर हैं वो हमारे फ्रेंड हैं या नहीं है, तो उसके लिए मेंबर को ही तो देखोगे, कंपनी को थोड़ी देखना पड़ेगा। जब भी अपने को टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना हो, जब भी अपने को कंट्रोल का टेस्ट करना हो, ये चेक करना हो कि कंपनी एक्चुअल में कौन चला रहा है और वो बंदा हमारा दोस्त है या दुश्मन है, ऐसी सिचुएशन में जब हमें ये चेक करना हो कि कंपनी एक्चुअल में कौन चला रहा है, कंट्रोल का टेस्ट करना हो, ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये चेक करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट वेल को उठा देते हैं, पर्दा उठा के चेक करते हैं पीछे है कौन। वैसे तो हमने बोला कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, लेकिन जब हमें कंट्रोल चेक करना हो, ये चेक करना हो कि बंदा हमारा दोस्त है दुश्मन है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी और उन दोनों बंदों को साथ में देखा जाता है। देखो, ग्लेमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इसमें ऐसा हुआ कि एक बंदा था, मतलब एक कंपनी थी जर्मनी की, और जर्मनी और इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी। अब ये कंपनी जर्मनी में तो है, लेकिन इसके जो लोग हैं वो इंग्लैंड वाले हैं। अब तुम्हें पता है वॉर की सिचुएशन में अब एनिमी कंट्री की कंपनी के साथ डील करना वो होता है वॉइड, पढ़ा है हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ऐसी सिचुएशन में इस कंपनी ने बोला कि मतलब हमें तो पैसा दो, हम तो मतलब जर्मनी वाले हैं ना, मतलब एक इंग्लैंड की कंपनी जर्मनी आकर धंधा कर रही है और जर्मनी और इंग्लैंड में लड़ाई हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब वो कंपनी कोर्ट पे चली जाए तो उसका काम चलेगा थोड़ी। तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ी बोल सकते हैं कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, हम तो कंपनी के तौर पे देखो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पे कंट्रोल का टेस्ट करना हो या चेक करना हो कंपनी एनिमी है या फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में हम लोग कॉर्पोरेट व्हील को उठा देते हैं और चेक करते हैं पीछे है कौन। ठीक, आओ देखो। हाँ, अगर कोई बंदा एनिमी देश का, उसके पास कंट्रोल है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट उसका कैरेक्टर देखने के लिए कॉर्पोरेट वेल को उठा देगा। टैक्स वगैरह बचाने के लिए हम यूज करते हैं इसका। देखो, ये वाला केस लो रिपीट होता है, दीनशॉ मैनेजी पेटेट। सुनो, हुआ क्या? बड़ी समझदार समझदार लोग हैं हमारे देश में। जहां पे चोरी करना हो, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करना हो ना, हमारे लोग, देश के लोगों का दिमाग बहुत चलता है। आओ देखो, सुनो। हुआ ऐसा कि ये जो बंदा था, सुनो सुनो, इस बंदे की एक वो थी कंपनी, इस बंदे की एक कंपनी थी जिसपे से वो आता था डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक। अब सुनो, अब वो क्या करता था, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे मतलब जो भी मिलता था वो मतलब एक सेकंड, इट वाज होल्ड दैट कंपनी जेन्युइन और द कंपनी लीगल एंटिटी द एसएससी हैज इनकम बाय। हाँ, इस कंपनी को डिविडेंड और इंटरेस्ट बहुत आता था। इस वजह से उसने क्या करा, टैक्स वैक्स बचाने के लिए, एक मिनट आपके लिए मैं P&L अकाउंट खोल रहा हूँ। P&L अकाउंट, ये आप अकाउंट में पढ़ते नहीं है, इसमें मैं बताने वाली मेरी कोई बात नहीं है ऐसी, देखा जाए तो। आओ देखो, सुनो, यही अपना टी शेप अकाउंट होता है, आपको पता ही है।
इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह आएगा तो वो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट, और इसका जो असर आएगा वो इधर की तरफ नेट प्रॉफिट पर आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ वाली चीज बढ़ा दूं तो मेरा नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स। अब हुआ क्या, इस बंदे ने दिमाग लगाया, इस बंदे ने बोला कि ये जो इंटरेस्ट से इनकम वगैरह आ रही है इसे हम लोन की तरह बांट दे रहे हैं, मतलब इनको हम ऐसे प्रिटेंडेड लोन की तरह दिखा दे रहे हैं, और प्रिटेंडेड लोन की वजह से उसमें इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा उल्टा, और उल्टा हमारा प्रॉफिट कम ही दिखेगा। जब बंदा एक चीज को बाई उस तरह दिखाएगा, मतलब इनकम को लोन की तरह दिखाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, एक सेकेंड। इसमें वो आते थे, सो यू ओपन कंपनी share in exchange of his company by way of dividend interest. The company, the income was transferred back to SSC by loan. The court decided to bail. एक मिनट रुकना, ये वाला केस लॉ मैं भूल गया हूँ अभी। मैं या तो एक शॉर्ट डाल के, या मतलब बाद में जब हम दोबारा करेंगे इससे तब बता दूंगा। एक शॉर्ट डाल दूंगा इसी चैनल पर, देख लेना। तो दिमाग से चला गया है, या फिर हम कल करेंगे ना, कल वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक, अब सुनो। अब देखो, लीगल ऑब्लिगेशन बचाने के लिए इस कंपनी ने क्या करा, रबर कंपनी का हिसाब ऐसा था कि इन्होंने हाँ, इस कंपनी ने अपना वो था, मतलब इस कंपनी के शेयर थे, इस कंपनी के शेयर से आता था पैसा, और पैसे से आता था नेट प्रॉफिट ज्यादा, और नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये बोनस की तौर पे बांट देते थे। अब सुनो, इस कंपनी ने क्या करा, ये शेयर बांट दिए दूसरी कंपनी को, बी नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, या सी नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। इसने अपनी दो कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए, बी और सी। इसने अपना जो वो आता था इंटरेस्ट, मतलब शेयर जो खरीद के रखे थे उसका जो इंटरेस्ट आता था वो दो और कंपनियों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसी सिचुएशन में नेट प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हुआ तो बोनस भी कम देना पड़ेगा। जब बोनस कम देना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में मतलब ये लोग तो गुस्सा हो जाएंगे, वर्कर तो कर गुस्सा हो जाएंगे। वर्कर ने केस ठोक दिया कि इन्होंने अपनी जो कंपनी की वो है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह थी वो और दूसरी कंपनियों के नाम पे ट्रांसफर कर दी है, जिन कंपनियों का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। ये बी और सी कंपनी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि इनमें बस वो ट्रांसफर करी जाए, एसेट ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि इंटरेस्ट वगैरह इनके P&L में दिखे। इंटरेस्ट वगैरह जो दिख रहे हैं ना, वो पी और सी के P&L में दिख रहे हैं, और इनके P&L से फर्क क्या पड़ रहा है, जो हमारी ए कंपनी थी उसका P&L तो कम हो गया ना, उसका नेट प्रॉफिट तो कम हो गया ना। सोचो, जो एसोसिएट रबर टायर इंडस्ट्री थी उसके पास इन्वेस्टमेंट थी, उस पर से आता था इंटरेस्ट। अब उसने क्या करा, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी किसी दूसरी कंपनियों के नाम पर। अब जब उसने इन्वेस्टमेंट ही ट्रांसफर कर दी तो इंटरेस्ट जो आएगा वो दूसरी कंपनियों के नाम पर आएगा ना, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इवेंचुअली कम हो जाएगा, और ये नेट प्रॉफिट पे जो बोनस देते थे वर्कर्स को, वो वर्कर्स का बोनस भी कम हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वर्कर तो गुस्सा होंगे ना, तो वर्कर्स ने केस कर दिया कंपनी पर। वो वाला केस लो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब कोई बंदा अपनी ऑब्लिगेशन बचाने के लिए, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन बचाने के लिए केस कुछ काम गड़बड़ करता है, ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं ए, बी और सी कंपनी तो आपस में जुड़ी हुई हैं और वो सेम पर्सन ही चला रहा है। ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल को उठा देते हैं और चेक करते हैं कि तीनों कंपनियां सेम पर्सन चला रहा है या नहीं चला रहा। ऐसी कंडीशन में चेक करते हैं, पर्सन से मतलब मेंबर्स। ठीक है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज अ एजेंट। देखो देखो, इन्होंने बड़ा मस्त काम करा। इस कंपनी को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें लाइसेंस नहीं देंगे। इन्होंने क्या करा, अपनी एक सब्सिडरी बना ली और उससे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बना दी और उससे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। अब बताओ, आपको नहीं लगता यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? तो सब्सिडरी को इसीलिए बनाया गया ताकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ काम कर सके, एजेंट की तरह काम कर सके। जब इस कंपनी को लाइसेंस के लिए मना कर दिया है तो ये दूसरी सब्सिडरी बनाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई क्यों कर रही है? सोचो ये वाली चीज। और देखो, अच्छा, ये सारी केस लॉ के नाम याद रख लेना, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आओ देखो,
कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर टू डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ। यहाँ पे कंपनी जो बनाई जाती है लॉ को डिफीट करने के लिए, लॉ के प्रोविजंस को तोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, गिलफोर्ड मोटर और हॉर्न ने, इस बंदे ने क्या करा, अपनी वाइफ के नाम पर वो डाल दी, अपने वाइफ के नाम पर काम शुरू कर दिया। यहाँ पर ऐसा करा गया था, सुनो, इस पर्टिकुलर बंदे को, मतलब गिलफोर्ड मोटर जो था उसका एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय को मतलब मना करा गया था कि आप यहाँ पे कुछ दिन काम नहीं करोगे, आप इस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं करोगे। हमने पढ़ा है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 27 का एक्सेप्शन। सेक्शन 27 ये था कि ट्रेड के लिए आप किसी बंदे को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर कोई बंदा आपका एम्प्लॉय है तो उससे आप रोक सकते हो रीजनेबल पॉइंट के लिए, रीजनेबल प्लेस में। तो इनका एक एम्प्लॉय था जिसने अपनी कंपनी डाल दी। इस बंदे ने अपनी कंपनी, इस बंदे को मना करा गया था, इसके एम्प्लॉय को मना करा गया था कि आप अपनी वो नहीं डालोगे, कंपनी नहीं डालोगे इस पर्टिकुलर एरिया में। उसने क्या करा, अपनी वाइफ के नाम पे कंपनी डाल दी और बोला कि कंपनी तो मेरी वाइफ के नाम पर है, मेरे नाम पे थोड़ी है। ऐसा थोड़ी चलता है। आपने लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करा, आपने लॉ के प्रोविजंस को खराब करा, आपने लॉ को खराब करने की कोशिश करी है, लॉ को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि गिलफोर्ड मोटर ने गड़बड़ करी है, मतलब हॉर्नी ने गड़बड़ करी है, उसके एम्प्लॉय ने गड़बड़ करी है, और उठा दो कंपनी का पर्दा और देखो पीछे है कौन। तो ये 5 कंडीशन ऐसी थी जहां पर हम ये चेक करते थे पीछे कौन है। जहां पर हमें ये चेक करना हो कंट्रोल किसके पास में है, हमारे एनिमी के पास में या दोस्त के पास में। जहां पे टैक्स की चोरी करने की बात आ जाए, वहां पर हम चेक करते हैं कि पीछे है कौन। जहां पर लॉ तोड़ दिया जाए या लीगल ऑब्लिगेशन तोड़ दी जाए, जैसे इंटरेस्ट वो बोनस अचानक से कम हो गया, एनपी अचानक से कम हो गया, वो वाली चीज। जहां पर इन्होंने तो कुछ अलग ही काम कर डाला कि दूसरी कंपनी बनाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर डाला। ऐसी कंडीशन में भी चेक करते हैं पीछे कौन है। तो कुल मिलाकर अगर हम कोई फ्रॉड, गलत, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं तो वो वाली चीज यहाँ पे कवर हो जाती है। लोग पूछते हैं 5 पॉइंट है, इसके अलावा छठवां पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये बीकॉम नहीं है, या मतलब कोई आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है जो आप अपने मन से लिखाएं। 5 मतलब 5, लैंग्वेज बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मतलब 5 ही होता है, और यही 5, हाँ यही 5, इसके अलावा भी नहीं चलेगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द रटो, पेज के पेज याद हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। अपने को मतलब ये पॉइंट याद करने हैं, मतलब इतना तो याद रखना है कि कंपनी के साथ तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे तुम बस इतना लिख दो टू प्रिवेंट टैक्स, तो भी चलेगा। यहाँ पे भी मतलब शब्द बदल दो, शब्द बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट कुछ ऐसे ही होना चाहिए। आप कोई छठवां पॉइंट लिखाओ, उसके साथ ऐसा हुआ, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आओ देखो, कंपनी कैसी कैसी होती है। एक तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर केवल केवल उतना ही लायबिलिटी आती है जितनी उसने अनपेड करी हो, जितनी उसके शेयर पर अनपेड वैल्यू हो उतनी आएगी। 10 के शेयर पे 7 दे दिए, 3 रुपए फालतू जो बचे वो आ गए। 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है, शेयर कितने का? 12 का, 10 प्लस 2 की फॉर्म में, ठीक है ना। 7 उसने दे दिए, लायबिलिटी कितने की? 5 रुपए की। अनपेड वैल्यू जितनी होगी उतनी लायबिलिटी रहेगी, बात। अनपेड वैल्यू से ज्यादा कुछ नहीं है। शेयर होल्डर इज अ को-ओनर ऑफ अ कंपनी, ही इज नॉट को-ओनर ऑफ कंपनीज एसेट। अच्छा, को-ओनर और पार्टनर में अंतर क्या है? को-ओनर का मतलब होता है जब दो लोग साथ मिलकर सेम प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं, उनको बोलते हैं को-ओनर। मैंने और मेरे दोस्त ने साथ मिलकर एक जमीन खरीद ली, वी आर को-ओनर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब वी आर को-ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, उस जमीन के हम दोनों को-ओनर हुए। और पार्टनरशिप जो होती है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है काफी हद तक, वो वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। देखो, अच्छा देखो, ड्यूटी, राइट, ये सब डिपेंड करता है कि कितने कितने शेयर आपने जोड़ के रखे हैं। अगर आपके पास एक शेयर है तो क्या राइट ले लोगे तुम? एक वोट मिल गया तुम्हें, क्या हो गया, क्या कर लिया? जिस बंदे के पास 15-20% शेयर है उसकी वो चलेगी। जिसके पास 51% है वो तो मेजोरिटी ले रहा है, उसकी चलेगी, बात खत्म। चलो देखो, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। अच्छा, यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी को एक्सप्लेन करो। या फिर ये वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन अलग ही आ जाता है, बिल्कुल सेपरेट। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो देखो देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जहां पर लिक्विडेशन के टाइम पर पैसा मंगाया जा सके। यहाँ पर आप बीच बीच में पैसा नहीं मंगवा सकते। यहाँ पे पैसा केवल तब मंगवाया जा सकता है जब कंपनी बंद हो गई हो, लिक्विडेट हो गई हो, केवल ऐसी कंडीशन में पैसा मंगाया जा सकता है। एक सेकंड रुकना, यहाँ पर ये चीज देखो,
हाँ, गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में अंतर ये है कि यहाँ पर जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, इसमें तो केवल उतना पैसा मंगाया जा सकता है जो अनपेड वैल्यू हो। लेकिन जो अपना वो होता है गारंटी कंपनी, यहाँ पे केवल उतना पैसा मंगाया जा सकता है जितना लिक्विडेशन के टाइम पे बचा हुआ हो। ठीक, यहाँ पे बीच बीच में आप पैसा नहीं मंगा सकते। ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो देखो ये वाले केस लॉ में, इनके केस लॉ में ये पता चला था कि समझा। हाँ देखो, जहां पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती, वर्किंग फंड्स की जरूरत नहीं होती, ऐसी कंडीशन में हम गारंटी कंपनी चलाते हैं। गारंटी कंपनी में केवल आप वाइंडिंग अप के टाइम पर या बंद होने के टाइम पर ही पैसा मंगा सकते हो, वरना नहीं मंगा सकते। ठीक, अच्छा, तो इनमें पैसा आता कहाँ से? जैसे एंडोमेंट से, फीस से, चार्जेस से, डोनेशन से, ऐसी चीजों में वर्किंग फंड आता है। तो ऐसी कंपनी जैसे मतलब एनपीओ वगैरह हुए हमारे, तो वहां पर एनपीओ आता है सेक्शन 8 कंपनी में वाली चीज। तो वर्किंग फंड की जहां जरूरत नहीं होती वहां हम गारंटी कंपनी की तरफ जाते हैं, और जहां पर शेयर कैपिटल की जरूरत होती है वहां पे हम इधर जाते हैं। मतलब शेयर कैपिटल वाली जो जरूरत होती है, मतलब डेली वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, कभी पैसा मंगा लो, तो हम शेयर की तरफ जाते हैं। अब सुनो, हाँ हाँ हाँ, गारंटी कंपनी किसी को भी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, हर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती बिना पूछे बिना बताए। लेकिन जो अपना वो होता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसके शेयर आप कहीं भी ट्रांसफर कर दो। मैं आज कोई शेयर खरीद लूं और वो शेयर मैं कल को बेच दूं, कोई रोक लेगा मेरे को? नहीं रोक पाएगा ना। इसके अलावा उनके जो राइट्स होते हैं गारंटी कंपनी के मेंबर्स के, वो राइट भी काफी अलग होते हैं शेयर होल्डर्स से, सादा शेयर होल्डर्स से। तो ये वाले पॉइंट्स आप पढ़ के जाएंगे, ये वाला पूरा वाला पेज यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ के जाना ढंग से, मतलब पढ़ के जाना, रट के जाना। अनलिमिटेड कंपनी होती है जहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ये आपको पता ही है। वो पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स बताओ कंपनी कितनी होती है। तो सबसे पहले आती है अपनी ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जो होती है वो प्राइवेट नेचर की होती है। पता ही है आपको, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए तो 7 मेंबर चाहिए ना, 7 मेंबर में पब्लिक कंपनी बनेगी। यहाँ तो एक पर्सन में बन जाएगी। अच्छा, पब्लिक ओपीसी की जरूरत क्या आन पड़ी? जो हमारा क्लासिकल नेचर है, क्लासिकल नेचर जो हमारा है उसका सिंपल चीज का मतलब क्लासिकल नेचर है प्रोप्राइटरी का, बोले तो सोल प्रोप्राइटर। वहां पे गड़बड़ ये होती है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, चीज अनऑर्गेनाइज रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में काफी दिक्कत आ जाती है। लेकिन जो हमारा वो होता है ओपीसी, ओपीसी में इसने क्या करा, प्रोप्राइटरी को भी जोड़ दिया और कॉर्पोरेट के फीचर को भी जोड़ दिया, कंपनी के मेन फीचर्स को भी जोड़ दिया और कॉर्पोरेट को भी जोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में ओपीसी काफी अच्छा काम कर देती है। तो देखो सुनो, समझा? हाँ, तो जनाब ओपीसी के जो केस होता है उसमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलती है, कंपनी के सारे फीचर मिलते हैं। और जो मेंबर होता है वो सोल प्रोप्राइटरी में जो मेंबर होता है, जैसे मेरी दुकान खोल लूँ तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी ना, मेरे घर बेच कर ही मेरे को पैसा चुकाना पड़ेगा वाली चीज। और सुनो, यहाँ पे एक पर्सन होता है एज अ मेंबर ओनली। ओपीसी में केवल एक बंदा होता है एज अ मेंबर, ये आपको पता ही है। मिनिमम पेड अप लिमिट इन्होंने बताई नहीं रखी, हमें क्या दिक्कत है, नहीं बताई तो अच्छी बात है। ये वाली चीज देखो, इस पर से बड़े ही लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। लंबे क्या, केस स्टडी आती है। देखो, केवल एक नेचुरल पर्सन, केवल एक बंदा है ना, तो वो बंदा नेचुरली होना चाहिए। सपोज आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैं कंपनी की बोल दूं, क्या कंपनी एक ओपीसी बना सकती है? कैसे बना लेगी यार, कंपनी तो अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है, क्या कंपनी खुद थोड़ी चला लेगी? तो एक नेचुरल पर्सन तो होना चाहिए, मतलब एक बंदा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वो पूछते हैं कोई बंदा बाहर से आ रहा है और ओपीसी बनाना चाह रहा है, बना सकता है क्या? नहीं। इंडियन मतलब इंडियन ना, इंडियन मतलब इंडियन, और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अब सुनो, सिटीजन और रेसिडेंट दोनों में अंतर होता है। सिटीजन जो होता है ना, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, लॉ आपको सिटीजन बनाता है। लेकिन अगर आप इंडिया में 120 दिन रह रहे हो, 120 दिन रह रहे हो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आप एक रेसिडेंट हो जाते हो। रेसिडेंट का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जो वहां पे रह रहा हो, भले ही वो सिटीजन हो या ना हो। सिटीजन एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि लॉ बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पे मतलब सिटीजनशिप दे देते हैं, सिटीजनशिप मिलना इतना आसान नहीं होता, किसी किसी बंदे को दे देते हैं। कोई कोई लोगों के पास 2-3 देश की सिटीजनशिप होती है, मतलब डिपेंड करता है नागरिकता, नागरिकता जैसे होती है ना वो चीज। लेकिन आप सिटीजन एक अलग चीज है, रेसिडेंट एक अलग चीज है। सिटीजन मतलब लीगल कॉन्सेप्ट है, और रेसिडेंट जो होता है वो यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं बस रह रहा हूँ, भले ही मैं सिटीजन हूँ या ना हूँ। रेसिडेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, 120 दिन इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इंडियन सिटीजन तो होना ही होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाहर से कोई बंदा आके
नहीं बना सकता। कोई बंदा अगर परमानेंटली बाहर जा रहा है, 120 दिन से ज्यादा नहीं रह पा रहा है एक देश में, तो ऐसी सिचुएशन में वो भी नहीं बना सकता, ना वो नॉमिनी बन सकता। ऐसी नॉमिनी भी तो बनाते हैं, कल को मैं मर जाऊं, कल को मैं ओपीसी बनाऊं और कल को मैं मर जाऊं, नहीं जल्दी नहीं बनूंगा, पीछे ही छोड़ूंगा तुम्हारा, ऐसी बात नहीं है। काला जादू एक्सपर्ट हूँ, सामने वाले को उड़ा डालूंगा, लेकिन फिर भी बाई चांस एक ना एक दिन तो सबको जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर मतलब कल को मैंने कोई ओपीसी बनाया और मैं मर गया, तो मेरा नॉमिनी भी तो होना चाहिए उस ओपीसी को संभालने के लिए। तो ये सारी कंडीशन उस बंदे को ही पूरी करनी चाहिए और नॉमिनी को भी पूरी करनी चाहिए। नॉमिनी की आप कंसेंट लोगे क्या? हाँ लोगे, बिल्कुल लोगे। नॉमिनी की कंसेंट जो होती है वो लेनी पड़ती है और मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम दे रखा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या नॉमिनी अपनी कंसेंट को हटा सकता है? हाँ, जब मर्जी करे तब हटा लो, मना कौन कर रहा है आपको? देखो, माइनर ओबीसी में नहीं मेंबर बन सकता, माइनर वो भी नहीं कर सकता। जैसे बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में हम माइनर को एडमिट कर लेते हैं ना, यहाँ माइनर को नहीं कर सकते, कंपनी एक्ट ने साफ मना कर रखा है, तो नहीं कर सकते, बात खत्म। अब देखो, कंपनी जो होती है सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। सेक्शन 8 कंपनी बोले तो अपना जो एनपीओ होता है वो एनपीओ नहीं बन सकती। एनबीएफसी का काम आप नहीं कर सकते, फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह, लोन वोन देना, ये सब काम आप नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट होती है, साफ बात है। ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो उसे हम प्राइवेट बोलते हैं, साफ सीधी बात है। इसमें पेड कैपिटल की लिमिट वगैरह जो होती है ना, हटा दी है इन्होंने जरा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आप शेयर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर हर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी के शेयर किसी को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वो खुले होते हैं। अगर मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी का शेयर है, मैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। शेयर मतलब हिस्सा, कंपनी में शेयर मतलब कुछ और होता है, मतलब शेयर मतलब हिस्सा होता है। वैसे तो आप कंपनी के जो शेयर का मतलब समझते हो थोड़ा सा अलग है, मतलब आपको थोड़ा सा गलत लगता है। कल जब हम शेयर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, शेयर होता क्या है, किस तरह से होता है, उसका हिसाब क्या है, मतलब शेयर का कंफ्यूजन दूर करूंगा जरा। चलो देखो, ओपीसी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही होती है, तो आपको पता ही है। इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने? 200। 200 ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं। एग्जैक्ट 200 हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट 200 कर लो, आपको क्या जा रहा है। लेकिन 200 से मतलब 100, 201 नहीं हो सकता। सुनो, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर एम्प्लॉयज के पास शेयर हैं, अगर एम्प्लॉयज के पास शेयर हैं तो आप उन्हें लोगे क्या? बिल्कुल नहीं लोगे। मतलब मेरी कंपनी में 200 मेंबर्स हैं, मेरी कंपनी में 200 200 नहीं, मेरी कंपनी में 310 मेंबर्स हैं, जिसमें से 140 एम्प्लॉयज हैं। मेरे पास 300 मेरी कंपनी में 310 मेंबर्स हैं जिनके पास शेयर है, जिसमें से 140 एम्प्लॉय हैं। क्या वो एम्प्लॉयज को लेना है? नहीं। तो 310 माइनस 140 करो, मतलब 170, तो वो तो 200 की लिमिट में आ रहा है। दैट्स वाई मेरी कंपनी वैलिड है। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर कोई दो बंदों ने ज्वाइंटली शेयर ले रखे हैं तो उन्हें वन ट्रीट करा जाएगा। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर एक शेयर लिया, तो हम 2 मेंबर गिने जाएंगे या एक? साफ बात है, एक ही गिना जाएगा यार, शेयर ही तो देखना है। 2 बंदे अगर एक शेयर ओन कर रहे हैं तो एक मेंबर ही तो आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो क्या बोलते हैं, हाँ, अगर कोई बंदा पहले एम्प्लॉय था और उसने काम छोड़ दिया और उसे उस टाइम पर शेयर मिल गए थे, तो उसके शेयर काउंट नहीं करोगे। सुनना, कोई बंदा 2016 में काम करता था और मैंने 2016 में उसे शेयर दे दिए, तो इस सिचुएशन में उसके शेयर को आप मेंबर गिनने के लिए काउंट नहीं करोगे। लेकिन किसी बंदे के पास 2016 में वो काम करता था, 2017 में 2016 में वो काम करता था, 2017 में आते आते उसने हमारी कंपनी छोड़ दी और शेयर बेच दिए उसने। ऐसी कंडीशन में जब वो 2018 में दोबारा शेयर खरीदेगा तो उसे हम मेंबर की तरह काउंट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सुनो, ओपीसी में वो मतलब जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 मेंबर्स होते हैं, जबकि ओपीसी का केस छोड़ दिया जाए तो उसमें केवल एक ही होगा। मैक्सिमम 200 होते हैं, आपको पता ही है। प्रेजेंट एम्प्लॉयज को हम नहीं लेते। और देखा जाए तो जो हमारे वैसे एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें अपने पुराने टाइम में काम मिलता था, उन्हें हम मतलब जिन्हें अपने काम के टाइम पर शेयर मिले थे उन्हें हम लेंगे। लेकिन अगर बाई चांस किसी बंदे के पास पहले शेयर थे और उसने शेयर बेच दिए और फिर दोबारा ले लिए, तो उन्हें हम काउंट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपको पता ही है। पब्लिक कंपनी के शेयर आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है।
इसके अलावा देखा जाए तो स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, ये तो हमें पता ही है बहुत अच्छी तरह से। ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में डाला गया है, क्योंकि एक सिंगल बंदा चलाता है, उससे क्या पब्लिक कंपनी बना दोगे। और स्मॉल कंपनी और देख लें। स्मॉल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी होता है जिसकी लिमिट 2 करोड़ और 20 करोड़, 2 करोड़ और 20 करोड़। इस टॉपिक में गड़बड़ है थोड़ी सी, यहाँ पे गलत लिख रहा है, यहाँ से मत ही पढ़ना, ये चीज सही लिख रही है, 2 करोड़ और 20 करोड़। 2 करोड़ 20 करोड़ का मतलब क्या होता है, सुनना। ऐसी कोई कंपनी, इसे 2 करोड़ करो, 2 करोड़, ऐसी कोई कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ हो, मतलब 2 करोड़ रुपए उसने मंगा रखे हो, ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। अच्छा, टर्नओवर जो हो वो 20 करोड़ से ज्यादा ना हो, ये भी सही करो, ये गलत लिख रहा है। ये पुराने जो अमेंडमेंट आया ना, मतलब अभी हाल, मतलब पिछले टेप में, मई टेप में अमेंडमेंट आया था, उसमें सही कर दिया गया है। इसके अलावा सुनो, जो अपनी वो होती है सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बोले तो एनपीओ, एनपीओ को हम सेक्शन 8 कंपनी के तहत डालते हैं। तो ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अगर आपने एनपीओ ही बनाया है तो स्मॉल कंपनी में क्यों आ रहे हो। अच्छा, एक बात तो बताओ, स्मॉल कंपनी बना के फायदा क्या। स्मॉल कंपनी में फायदा ये होता है कि स्मॉल कंपनी को कई सारे अलग तरह के राइट्स मिलते हैं और सरकार कई तरह की टैक्स एग्जम्पशन वगैरह देती है, तो इस वजह से स्मॉल कंपनी बनाने में फायदा होता है। अच्छा, एक बात तो बताओ, अगर आप होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी खेल रहे हो, अगर आप होल्डिंग और सब्सिडरी खेल रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्मॉल कंपनी क्यों बनाओगे। होल्डिंग कंपनी अपने आप में इतनी बड़ी होती है कि वो और कंपनियों को होल्ड कर रही है, तो स्मॉल कैसे हुई। और अगर आप किसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो तो आप तो छोटी कंपनी हुए, तो आप तो वैसी मतलब इतनी बड़ी कंपनी के सब्सिडरी हो ना, तो आप कैसे स्मॉल कंपनी में आ गए। तो ये 3 चीजें, मतलब अपनी जो होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी होती है, सेक्शन 8 कंपनी होती है, या फिर कोई स्पेशल एक्ट के तहत बनी हुई अपनी जो कंपनी वगैरह होती हैं, इन सबको हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से अलग रखते हैं। स्मॉल कंपनी का मतलब ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक भी नहीं चलेगी। देखो, वो कंफ्यूज करने के लिए वहां पे लिमिटेड लिख के देगा। लिमिटेड का मतलब हमें पता है पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड शब्द का मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिक कंपनी तो वैसी नहीं चलेगी। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड बोलूं तो ही चलेगा, ध्यान रखना। लिमिटेड लिखा हो, सिर्फ लिमिटेड लिखा हो वहां पर, तो इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात तो जब स्मॉल कंपनी के बारे में वो पूछे, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछेगा कि स्मॉल कंपनी बन सकती है नहीं बन सकती, स्मॉल कंपनी है या नहीं है। तो आप पहले चेक करोगे कहीं वो लिमिटेड तो नहीं है या पब्लिक कंपनी तो नहीं है। अगर वो पब्लिक या लिमिटेड कंपनी हो तो ऐसी सिचुएशन में नहीं चलेगा, केवल प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी बन सकती है। अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर 2 करोड़ हो और उसका टर्नओवर 20 करोड़ हो, केवल ऐसी सिचुएशन में ही वो प्राइवेट वो बन सकती है स्मॉल कंपनी। एक एनपीओ स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। एनपीओ में बात कर रहा हूँ सेक्शन 8 कंपनी की। क्या सारे एनपीओ ही कंपनी के तहत आते हैं? नहीं। आपकी मर्जी है ना, आप सोसाइटी के तौर पे बनाओ, आप अपना एनपीओ कॉर्पोरेट सोसाइटी में बना लो ना, दिक्कत क्या है। आप अपना एनपीओ एज वो बना लो पार्टनरशिप वगैरह में, अकेले चला लो, मतलब वो अलग चीज है ना। आप कंपनी में अगर एनपीओ बनाओगे तो सेक्शन 8 के तहत ही बनेगा, वरना कॉर्पोरेट सोसाइटी में बनाओ ना, मना किसने करा है। ठीक है, देखो, एनपीओ नहीं बना सकते। होल्डिंग सब्सिडरी में आप क्या स्मॉल कंपनी बनाओगे, सोचो। आप जब इतने बड़े हो कि आप सब्सिडरी कंपनी रख रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप ये थोड़ी बोल दोगे कि मैं तो छोटी कंपनी हूँ, नहीं, ऐसा ही चलता। मैक्सिमम नंबर पर कोई लिमिट नहीं होती, ये सब आपको पता ही है। एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, पब्लिक कंपनी की बात चल रही है। अब देखो, सुनो सुनो सुनो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं होती है, आपको पता ही है। इसके अलावा देखा जाए तो पब्लिक कंपनी की इन्होंने डिफाइन बड़ी मस्त दे के रखी है। पब्लिक कंपनी की डिफाइन बहुत मस्त दे के रखी है इन्होंने। ये बोलते हैं ऐसी कोई कंपनी जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक होगी। ऐसी कोई कंपनी जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक होगी। कंपनी एक्ट में इस तरह की डिफाइन दे के रखी है, बड़ी मस्त डिफाइन। ठीक है, वहां पे अगर पूछे तो भी क्या नहीं है। शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 मिनिमम मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, सुनना, बड़ा मस्त केस है। एक कोई पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ये इसकी सब्सिडरी है, मतलब इसकी छोटी वाली कंपनी है। ये जो पब्लिक कंपनी है वो उसे होल्ड कर रही है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसा माना जाएगा कि ये वाली जो प्राइवेट कंपनी है ये भी एक तरह की पब्लिक कंपनी है। अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है, अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसा माना जाएगा
कि वो एक पब्लिक कंपनी है। ठीक, देखो देख रहा, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी एज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी को हम पब्लिक कंपनी ही बोलेंगे, चाहे भले ही वो प्राइवेट क्यों ना सही। अब देखो सुनो, यहाँ पर से ही हमारे पास वो आ जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेस पर। यहाँ पर से क्वेश्चन आता रहा है और आने के चांसेस भी काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही खास टॉपिक है। यहाँ पर वो पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बताओ कौन कौन से टाइप होते हैं कंपनी के। सबसे पहला होता है होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी। तो सुनो, होल्डिंग सब्सिडरी आपको बताइए, होल्डिंग सब्सिडरी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये अपने आप में जुड़ा हुआ होता है, रिलेटिव टर्म्स हैं आपस में। ऐसा नहीं हो सकता कोई कंपनी अपने आप में होल्डिंग हो और अपने आप में ही सब्सिडरी हो। एक होल्डिंग होगी और एक उसकी सब्सिडरी होगी। मतलब मैं किसी कंपनी पर अगर पूरा कंट्रोल करता हूँ, पूरा नहीं मतलब कंट्रोल करता हूँ, तो मैं होल्डिंग हुआ, और जिस कंपनी पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो मेरी सब्सिडरी होगी। सुनो, ऐसी कोई कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो करती है, कंट्रोल कर सकती हो, ऐसी सिचुएशन में मतलब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बदल सकता हूँ, हटा सकता हूँ, दोबारा बना भी सकता हूँ, ऐसी कंडीशन में मैं हो गया होल्डिंग कंपनी। दूसरी चीज और देखो, ऐसी कोई कंपनी जहां पर मोर देन 0.5% ऑफ वोटिंग पावर हो, मतलब 51% वोटिंग पावर आ जाए मेरे पास, तो मैं हो गया होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी की पावर है वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। बात करो, ठीक है सुनो, 51% कैसे आना चाहिए, या तो मैं होल्ड करूं या मैं और मेरी सब्सिडरी दोनों साथ मिलकर होल्ड करें। या तो 51% सिर्फ मैं होल्ड करूं या हम दोनों मिलकर होल्ड करें, मैं और मेरी सब्सिडरी मिलकर होल्ड करें। इसको बोलते हैं लेयर्स का रिलेशन। सुनो, सुनना सुनना सुनना, एक कंपनी के शेयर्स हैं सपोज 10,000 के, एक कंपनी के शेयर्स हैं सपोज 10,000 के। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास अगर 5100 शेयर आ गए, 5100 वोट आ गए, 5100 शेयर आ गए सपोज, तो ऐसी सिचुएशन में ये मान लूंगा ये मतलब मेरे पास कंट्रोल आ गया कंपनी का, और मैं हो गया होल्डिंग कंपनी, वो हो गई मेरी सब्सिडरी कंपनी। ठीक, बात करो, अब सुनो, 30% शेयर है मेरे पास और 21% है मेरी सब्सिडरी के पास, तो क्या वो कंपनी मेरी सब्सिडरी हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अगर मैं और मेरी सब्सिडरी कंपनी दोनों मिलकर उस कंपनी के शेयर को ऑक्यूपाई कर रही है, 51% को ऑक्यूपाई कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी मेरी सब्सिडरी मान ली जाती है। और देखो सुनो, लेयर्स लेयर लेयर, हाँ लेयर वाली बात याद रखना। देखो, ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी, अगर बी कंट्रोल, ए बी की सब्सिडरी तभी होगी जब बी का ए पर कंट्रोल हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, और 50% से ज्यादा वो हो शेयर पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी, ए और सी की सब्सिडरी तब होगी जब, नहीं एक मिनट, बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, ए की सब्सिडरी है बी, ए की सब्सिडरी है बी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, और सी, बी की सब्सिडरी है सी, तो ऑटोमेटिकली लेयर वाले रिलेशन से हमें पता चल रहा है ए की सब्सिडरी सी होगी। मैं किसी कंपनी को ओन करता हूं और मेरी वो वाली सुनो, मैं हूं ए, मैं किसी बी नाम की कंपनी को ओन करता हूं और वो बी नाम की कंपनी किसी सी नाम की कंपनी को ओन करती है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता वो सी नाम की कंपनी ऑटोमेटिकली मेरी हुई? सोचो, सिंपल सी बात है। ऐसी अगर सी डी को ओन करेगा तो ये सब इसकी सब्सिडरी होती चली जाएंगी, ये बी की भी होगी, सी की भी होगी, ए की भी होगी, ये सब आपको पता ही है, लेयर वाला रिलेशन। भैया देखो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी हो तो ऐसी कंडीशन में उसे हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानते हैं। ये वाली चीज अभी तो पड़ी थी ऊपर, देखो देखो ये रहा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी मानते हैं। तो सुनो, अगर आपसे बेसिस ऑफ कंट्रोल पर क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे एक तो ये होता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और दूसरा आप बताओगे ये होता है एसोसिएट कंपनी। बहुत से लोग एसोसिएट कंपनी बताना ही भूल जाते हैं। एसोसिएट मतलब होता है जुड़ी हुई। जुड़ी हुई होने का मतलब है 20 से 50% शेयर हो। 51 चलेंगे क्या? नहीं, 51 नहीं चलेंगे। 51 ऐसे नहीं चलेंगे कि 51 होते ही तो वो बन जाएगी ना, 51 होते ही तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाएगा, एसोसिएट थोड़ी रहा वो। अच्छा, एग्जैक्ट 50% पर, सुनो सुनो सुनो, एग्जैक्ट 50% पर वो बना लेंगे ज्वाइंट वेंचर, दोनों मिल जाएंगे आपस में। अगर मेरा किसी कंपनी के साथ 50-50 का टाई अप है, 50-50 का टाई अप है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो ज्वाइंट वेंचर हो गया ना उसके साथ, वो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मेरे किसी कंपनी के साथ 50-50 वाला टाई अप है तो मैं तो ज्वाइंट वेंचर हो गया ना उसके साथ। ठीक है, अगर 20 से 50% है, केवल और केवल ऐसी कंडीशन में ही जब मेरा वो टाई अप उसके साथ 20 से 50% है, केवल ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि मेरा उस कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होना
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मैं उस कंपनी पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। मैंने कंट्रोल बोला क्या? नहीं, कंट्रोल 51% पर मिलता है। सुनो सुनो सुनो, कंट्रोल मिलता है 51% पर, और जो अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो 20 से 50% पर ही आ जाता है। ज्वाइंट वेंचर को भी इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड करा गया है, इस बात का ध्यान रखना। सुनो 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 सुनो, ये रहा 20 से 50% किसका? टोटल वोटिंग पावर का, या मैं बोलूं तो टोटल शेयर कैपिटल का। अब टोटल शेयर कैपिटल क्या है ये सुनो। टोटल शेयर कैपिटल निकालने के लिए आप इक्विटी शेयर देखोगे सिर्फ, और प्रेफरेंस देखोगे कन्वर्टिबल वाले, सिंपल वाली प्रेफरेंस नहीं देखोगे, डिवेंचर तो बिल्कुल नहीं देखोगे। अब सुनो, मैंने कहीं डिवेंचर गिरवी रखे हैं, या मैंने कहीं पर इक्विटी शेयर गिरवी रखे हैं, उन्हें लोगे क्या? नहीं लेते। जो चीज हम फिड्यूसरी कैपेसिटी बोले तो एज अ कोलेट्रल रखते हैं, उन्हें हम नहीं लेके चलते। ढंग से सुनना, कोई चीज अगर मैं गिरवी रख रहा हूं, कोई शेयर मैंने गिरवी रखा है, तो वो शेयर बस मैंने गिरवी ही रखा है, उस पर मैं ना ही डिविडेंड दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। मैं लोन पर भली डिविडेंड दे दूं, उस शेयर की वैल्यू पर डिविडेंड नहीं दूंगा। आपने पढ़ा होगा अकाउंट के चैप्टर 10 में, वहां पे हम कंपनी एक्ट के बाद जो डिवेंचर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी जब हम इशू करते हैं, तो वहां पर आपसे एक बात बोली जाती है, कोलेट्रल पर कभी इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि जैसे मैं अपना घर रख दूं गिरवी, तो मैं घर मतलब एज एसेट गिरवी रखा है ना मैंने, तो जब मैं डिवेंचर गिरवी रखूं या एसेट अपना शेयर गिरवी रखूं, तो वो तो मैंने एज एसेट गिरवी रखा है ना, उसका अपने आप में कोई वजूद थोड़ी है, उसके लिए मैं इंटरेस्ट या डिविडेंड थोड़ी दूंगा, है ना। साफ बात ये है। और लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी, दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी, दिसंबर 22 ने, हाँ वही दिसंबर 22 अभी तो हुआ है, चलो छोड़ो। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड हो। लिस्टेड होने का मतलब है जिसके शेयर बिक सकते हो बाजार में। क्या हर कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है? क्या हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है? नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन जो एक लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी होगी ही होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं करवा सकती अपने आप को। प्राइवेट कंपनी के आप शेयर आपस में बेच नहीं सकते, आपस में बेच खरीद नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक लिस्टेड कंपनी होगी वो हर हालत में प्राइवेट कंपनी होगी, सॉरी पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो देख लो ये चीज है, कोई भी ऐसी कंपनी, इनकी डिफाइन बड़ी सिंपल है। कोई भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब पता है क्या होता है? डिवेंचर नहीं, शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और सिक्योरिटी में वैसे हम डिवेंचर और बॉन्ड को डालते हैं, लेकिन यहाँ नहीं डाल दो। डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब चीजें सिक्योरिटी के तहत आ जाती है। सिक्योरिटी को लोग जनरली शेयर से समझते हैं, तो मतलब वो एक आधी डेफिनेशन है, सिक्योरिटी में सब आते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे के सारे सिक्योरिटी डिफाइन में आ जाते हैं। ठीक है, देखो अनलिस्टेड कंपनी का मतलब है ऐसी कोई कंपनी जो लिस्टेड ना हो। कंपनी एक्ट में ऐसी डेफिनेशन मिलेगी फालतू वाली, चलो छोड़ो, आओ देखो। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब, अच्छा सुनो, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। पब्लिक कंपनी तो ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर बाजार में बिक सकते हो, और गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। सुनना सुनना सुनना, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर बाजार में खुलेआम बिक सकते हो, वो गई पब्लिक कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब हो गया ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। आप गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक सेक्टर से जोड़ के देख सकते हो। पब्लिक कंपनी अपने आप में अलग है, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी दोनों में अंतर है। पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ही बोल देते हैं उसे। तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में अंतर है। ठीक, चलो। अब तो 51% शेयर कौन रखे? सेंट्रल गवर्नमेंट रखे, स्टेट रखे, दोनों रख ले, हमें क्या दिक्कत है। आओ देखो, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई कंपनी जो बनी तो बाहर हो, ऐसी कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई हो, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में हो। ऐसी कोई कंपनी जो कि बाहर तो बनी हो, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, चाहे फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो। दिस क्वेश्चन में कम इन एग्जाम, काफी अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी अच्छी बनती है यहाँ से। तो सुनो, ऐसा कोई भी कंपनी जो बनी तो बाहर हो, इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई हो, मतलब इंडिया के एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट ना हुई हो, और बिजनेस कर रही हो इंडिया में, इसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी, बाहर की कंपनी। चलो आओ, कंपनी एक्ट से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें आ सकती है ऐसी चीज।
कंपनी एक्ट से एक 3 नंबर क्वेश्चन आता है, 4th या 5th के 3rd पार्ट में ऐसा कुछ होता है, चलो देखेंगे बाद में। चलो सबसे खास कंपनी, सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अलग चीज, ये आती है सेक्शन 8 कंपनी, आपका एनपीओ। एनपीओ से हमेशा से जुड़ाव रहा है इन लोगों का, मतलब इन लोगों का क्या मतलब, जो ऐसी चीजें होती हैं इन पर से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो जनाब एनपीओ जो अपना सबसे सेक्शन 8 वाली कंपनी होती है एनपीओ, इसके बारे में सुनो। एनपीओ आपको पता ही है प्रॉफिट के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, ये सब चीजें आपको पता ही है। हॉस्पिटल हमारे एनपीओ का बेस्ट एग्जांपल है, स्कूल ये भी एनपीओ के एग्जांपल में आते हैं, ऐसी सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। अब सुनो, इनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, भले करोड़ों रुपए आ जाते हो, लेकिन इनका एम थोड़ी प्रॉफिट होता है। करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन इनका एम थोड़ी होता है प्रॉफिट। इनका एम जो होता है वो ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना होता है, किसी काम को प्रमोट करना होता है, ना ही ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड बांटते हैं। भले ही आप एनपीओ के मेंबर हो, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये बात तो बताओ, जब तुम्हें डिविडेंड चाहिए तो एनपीओ में क्यों पैसा लगाया है? एनपीओ का मतलब ये होता है कि आप दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, आपको वहां से डिविडेंड थोड़ी मिलेगा। तो एनपीओ में डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, ये एक अलग पॉइंट है, लिख के रखना। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओ और सिंपल कंपनी में अंतर बताओ। अंतर बताओ नहीं, अंतर कंपेयर करो। ऐसे कौन से फीचर हैं एनपीओ के जो सिंपल कंपनी में नहीं होते? तो एक फीचर तो ये है कि इसका डिविडेंड नहीं पे कर सकते आप, डिविडेंड नहीं मिलता है एनपीओ में। देखो एग्जांपल लेके रखे हैं इन्होंने, FICCI, ये सब नेशनल स्पोर्ट कप ऑफ इंडिया, ये सब आपको पता ही है। चलो आओ, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। सेक्शन 8 कंपनी की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी है। LLP हुआ, ये हुआ, इन सब की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे जैसा चाहे वैसे कर देगी, और तुम्हें पता ही सरकार के काम कैसे होते हैं, तो वाली चीज। और देखो सेक्शन 8 कंपनी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटा देती है उस कंपनी के नाम से। एक सेक्शन 8 कंपनी जो हमारा एनपीओ होता है उसके नाम के आगे आपको कभी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं दिखेगा। सुनना सुनना सुनना, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। अमेरिका में जो हमारी कंपनी होती है उसे हम लिमिटेड नहीं बोलते, LLC बोलते हैं। अमेरिका में अगर किसी कंपनी के आगे अगर LLC लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में वो एक पब्लिक कंपनी होगी। सुनना, अमेरिका में अगर किसी कंपनी के आगे लिमिटेड की जगह LLC लिखा है, जैसे मतलब अभिनव एंड LLC, अभिनव LLC, ऐसी कंडीशन में वो आ जाती है अपनी पब्लिक कंपनी। बहुत से लोग ऐसी कंपनी बनाते हैं। सुनना, ए एंड कंपनी, ओ जनाब ये कंपनी नहीं है, ढंग से देखो। ए एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी। ए एंड कंपनी अपने आप में कंपनी नहीं है, ये सोल प्रोप्राइटी होगी या पार्टनरशिप होगी या ऐसा कुछ होगा, ये कंपनी नहीं है। ए एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी। अगर मैं ए लिमिटेड बोलूंगा तो ही वो कंपनी की डेफिनेशन में आएगा, ए एंड कंपनी अपने आप में कंपनी थोड़ी है। तो कई बार ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, चीज देख लेना, छोड़ो। और सुनो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करती है, रजिस्ट्रार एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले आपको देखना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटा के वो सब परमिशन वगैरह दे देगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को बंद कर सकती है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पूरी पावर है कि आपके लाइसेंस को बंद कर दे। एक चीज तो ये, अगर आप कोई उल्टा पुल्टा काम करो, फ्रॉड कर दो, फ्रॉड करोगे तो गवर्नमेंट लाइसेंस छीन ही लेगी। या फिर आप कोई उल्टा ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से आपके पास मतलब आप ही काम ही खत्म कर दो। मतलब इसका एम क्या है? ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना, आर्ट साइंस इन सबको प्रमोट करना। आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलेगी आपसे ना हो पाएगा, छोड़ दो। अच्छा, जब गवर्नमेंट इस सब तरह के काम करती है, लाइसेंस को बंद कर देती है, तो क्या होता है? या तो जनाब उस कंपनी को मर्ज कर दिया जाता है किसी और कंपनी के साथ, एक पॉइंट। या तो उस कंपनी को मर्ज कर दिया जाता है किसी और कंपनी के साथ, एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि प्राइवेट लिमिटेड शब्द दोबारा लगा दिया जाए। देखो देखो, प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड शब्द दोबारा दोबारा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ वो कर सकते हैं मर्ज, या फिर उसके ऊपर मतलब किसी तरह की पेनल्टी वगैरह लगा दिया है, नोटिस वगैरह दे दिया जाए। ये सब आप पढ़ लेना, देख के जाना, इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो पनिशमेंट देख लो, 5,000 रुपए से 25 लाख तक की पनिशमेंट लगाई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आती है मेन चीज अपनी,
तो इनके लिए बनाई जाती है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मतलब गवर्नमेंट लाइसेंस बंद कर देगी। इसके अलावा देखा जाए प्रॉफिट का यूज आप डिविडेंड देने के लिए नहीं कर सकते। प्रॉफिट का यूज डिविडेंड नहीं देने के लिए नहीं कर सकते। इसके अलावा आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते। इसके अलावा देखा जाए ना सॉरी गलत बोल दिया, एक मिनट, एक बात गलत बोल दी। एडवर्टाइजमेंट वाली बात कंफर्म नहीं है, मैं मतलब जल्दी नहीं बोल दी, छोड़ो। जो अपना प्रॉफिट होता है उसका यूज आप अपने काम के लिए कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। जैसे मेरा काम है आर्ट को प्रमोट करना, तो मैं आर्ट को प्रमोट करने के अलावा और इधर उधर की चीजों में नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो लाइसेंस जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड शब्द नहीं होता। क्लब वगैरह जो होते हैं हमारे रोटरी क्लब वगैरह, ये सब इनके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वगैरह नहीं लिखा होता। इसके अलावा लाइसेंस को आप खत्म कर सकते हो। जब लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा तो अपना नाम चेंज करने की कंडीशन आ सकती है। प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटा सकते हैं, कंपनी बंद करी जा सकती है, या उसे मिक्स कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ। एमेलगमेट मतलब होता है मिक्स कर देना, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हैं। मर्ज या मिक्स बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सबसे खास पॉइंट, ये पॉइंट अलग बनाता है इसे नॉर्मल कंपनी से। इसके अलावा ये वाला पॉइंट इसे नॉर्मल कंपनी से अलग बनाता है कि एनुअल जनरल मीटिंग 14 दिन के नोटिस पे आ सकती है, जबकि एक जनरल कंपनी के केस में 21 दिन के नोटिस पर आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इस तरह की कोई फालतू कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की कोई ऐसी खास जरूरत होती नहीं है। बाकी उनमें 2-2, 3-3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। तो ये सब आप देख लेना। अब आती है बस लास्ट कंपनी अपनी, इसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कि चल नहीं रही, उसे या तो किसी एसेट को रखने के लिए बनाया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रोकने के लिए बनाया गया है। जैसे मैं आज कंपनी बना के डाल दूं ताकि मैं 3-4 साल बाद कोई काम कर सकूं, तो उसे बोलेंगे हम एक डोरमेंट कंपनी। इसमें कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती है, बहुत हल्की फुल्की होती है। देखो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब है इन चारों के अलावा कोई अलग ट्रांजेक्शन ना हो, केवल ये 4 ट्रांजेक्शन हो, इनके अलावा कोई ट्रांजेक्शन ना हो। जैसे रजिस्ट्रार को फीस पे करना, इसके अलावा लॉ वगैरह पूरा करने के लिए पे करना, शेयर अलॉट करना ताकि 90% वाली वो मतलब छोटी मोटी जो कंडीशन होती है अपनी वो पूरी हो जाए। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड वगैरह बनाने के लिए छोटे मोटे खर्चे होते हैं। इन 4 खर्चों के अलावा कोई फालतू तरह का खर्चा हो ही ना, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना होना। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी का मतलब ऐसी कोई कंपनी होता है जिसने पिछले 2 सालों में कोई भी ट्रांजेक्शन ना करी हो या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ना दिखाए। ऐसी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी बोल देते हैं। कब? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। अब सुनो सॉरी, डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई कंपनी जिसमें आज कंपनी बना के डाल दूंगी, 4 साल बाद काम करूंगा, तो इसे बोलेंगे डोरमेंट कंपनी। इनएक्टिव कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो काफी साल 2 सालों से उसका काम ही नहीं हुआ। कोई कंपनी अचानक से बंद हो गई, लोगों को परवाह नहीं है कि फाइल भरनी या नहीं भरनी, वो फाइल वाइल करा या नहीं करा, तो ऐसी सिचुएशन में इसे बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। रजिस्ट्रार इसको इनएक्टिव कंपनी में डाल देता है और मतलब फिर बाद में काम होता रहता है उनका। निधि कंपनी को हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी या फिर निधि कंपनी उस तरह की कंपनी होती है जैसे चिट फंड होता है अपना, कि सब लोग पैसा डालेंगे और इसके मेंबर्स को एक करके पैसा मिल जाएगा, वो वाली चीज। तो ऐसी कोई कंपनी जो कि निधि कंपनी है, वो पता कैसे चलता है? गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालती है कि हम इस कंपनी को निधि कंपनी घोषित करते हैं, वो कंपनी बन जाती है निधि कंपनी। वही वाली चीज है। पीएफआई मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, जैसे LIC अपना, ये सब चीजें हैं। ये सब आप पढ़ लें, इसमें मैं नहीं बता रहा कुछ। आओ देखो, सुनो। जो पीएफआई है वो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनता है। पीएफआई किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनता है, जैसे अपना LIC एक्ट है 1956 का, उसके तहत बना है। इसके अलावा देखा जाए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पहले कुछ और था, फिर इसका नाम बदल के 2002 में जो इसका एक्ट आया था उसके तहत इसे बनाया गया था। ऐसे ही मतलब जो होता है वो स्पेशल एक्ट के तहत बनता है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ या इस कंपनी लॉ के तहत बनाओ ना। इस कंपनी लॉ या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत नहीं बनता, उसके अलग कोई एक्ट बनता है, अलग एक्ट होगा तो ही उसे हम पीएफआई बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। इसके अलावा देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है हिस्सा, 51% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। मतलब एक पीएफआई जो होता है वो गवर्नमेंट कंपनी होता ही होता है। एक पीएफआई अपनी एक गवर्नमेंट कंपनी होगा ही होगा। एक पीएफआई इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो देखो, ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, किसी और एक्ट के तहत बना होना चाहिए, कंपनी एक्ट के तहत बनेगा तो नहीं चलेगा।
इसके अलावा देखा जाए तो 51% का जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ये वाली चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, जो दूसरा हिस्सा है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, मिलते हैं।